गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आज हम आप स्टडी करने जा रहे हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। पिछली क्लास में हम आप एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक ये देख चुके थे और आज की क्लास में हम आप स्टडी करेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। जनरल तौर पे बात करेंगे तो एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एकक कोष्ठिका सिर्फ दो प्रकार की, एकक कोष्ठिका के प्रकार केवल दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहला हमारा हो जाता है सरल एकक कोष्ठिका, या उसी को हम आप कह देते हैं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका और सेकंड हमारा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। और देखिए आद्य घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसको हम आप देख लेते हैं। देखिए ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर पाए जाते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक छोटी सी एकक कोष्ठिका है। तो यहां केवल इन कोनों पर, जब किसी एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर अवयवी कण होंगे तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम आप क्या कह देंगे? सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका कह देंगे। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? जैसे ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें इन कोनों के साथ साथ अवयवी कण केंद्र में कहीं और भी पाए जाते हैं। जो बीच में खाली स्थान दिख रहा है, इन खाली स्थानों पर या अन्य स्थानों पर आपके उपस्थित हो, जैसे फलकों पर उपस्थित हो। ये जैसे तल आपको दिख रहा है, ये तल हो गया हमारा, या फिर ये तल हो गया, इन तलों पर पाए जाएं या किसी कोने की तरफ आपके ज्यादा खिसके हुए पाए जाएं। तो अगर एकक कोष्ठिका के बीच में कहीं भी अन्य जगह पे कोने के अलावा और कहीं भी आपका कण पाया जाता है, अवयवी कण उपस्थित होता है, तो उसको हम आप क्या कह देते हैं? एक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जो कि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली हमारी हो जाती है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, या इसी का दूसरा नाम हो जाता है काय केंद्रित, या इसी को क्या कह देते हैं? काय केंद्रित। अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको हम आप कह देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड आता है फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एकक
कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसको हम आप अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कह देंगे, फेस सेंटर्ड, क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको क्या कह देंगे, इंड सेंटर्ड, क्या कह देंगे भाई, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ लेते हैं एक एक को। एकक कोष्ठिका विस्तृत रूप से हमारी कितने प्रकार की, केवल 2 प्रकार की। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर पाए जाते हैं। दूसरा हमारा होता है केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां पाए जाते हैं, कोनों के साथ साथ इकाई सेल में या यू एकक कोष्ठिका में अन्य स्थानों पर भी जिसमें पाए जाएंगे उनको हम क्या कह देंगे, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कह देंगे। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा अंतः केंद्रित, दूसरा फलक केंद्रित और तीसरा होता है इंड सेंटर्ड यानी कि अंत्य केंद्रित। इसको हम आप शॉर्ट में कह देते हैं बीसीसी, क्या कह देते हैं, बीसीसी। इसको शॉर्ट में कह देते हैं एफसीसी और इसको शॉर्ट में कह देंगे क्या, ईसीसी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल का नाम होता है एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक एक के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें, जैसे ध्यान दीजिए कि ऐसी घन बना लेते हैं, ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका इसमें ये एक हमारी क्या बन गई, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। यूनिट सेल में जब अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो और साथ ही साथ इन कोनों से, देखिए इन कोनों से अगर हम कोनों को क्या करें, एक दूसरे से मिला दे, सभी कोनों को आमने सामने के कोनों से मिला दे, जस्ट अपोजिट। जैसे इस कोने को हम ला करके यहां मिला देते हैं, इसको यहां मिला दें, इसको यहां मिला, इसको यहां पे मिला देते हैं। तो ऐसे मिलाने पर ये सभी रेखाएं जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी वो इस एकक कोष्ठिका का बिल्कुल सेंटर पार्ट होगा, यानी लगभग में यहां कहीं बनेगा। तो जब इस तरीके से आपके अवयवी कण व्यवस्थित हो, यानी कि सभी कोनों पर अवयवी कण हो और साथ ही साथ कहां पर हो, एकक कोष्ठिका के बिल्कुल मध्य में भी एक अवयवी कण पाया जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे कह देंगे भैया अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम आप डिफाइन करेंगे कि ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के बिल्कुल मध्य में पाए जाते हैं, उसे हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। क्लियर है? आगे दूसरा देख लेते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए फलक क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। फलक किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक उसको कहेंगे जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक ऐसे घन बना लीजिए, घन है, ये घन है, तो अब देखिए ये तो हो गया इसके कोने, या मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, तो जो कमरे की दीवारें हैं
बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। जैसे ये कमरा है तो ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, ये उधर वाली दीवार हो गई आपकी पीछे वाली, और ये नीचे वाली दीवार, और एक देख रहे हैं ये सामने वाली दीवार आपकी हो जाएगी, और ये जो आपका बना हुआ ये पीछे वाला दीवार हो जाएगा। तो एक कमरे में, एक घन में आपके 6 फलक उपस्थित होते हैं। किसी कमरे की जो दीवार होती है, जैसे देखिए 4 दीवारें तो चारों दिशाओं वाली आपकी हो जाएंगी। उसके अलावा एक आपका छत दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्श दिखाई दे रही है। तो इन सभी दीवारों को हम क्या कह देंगे, इन सभी की सभी दीवारों को हम कह देंगे कि ये फलके हैं। और जब अवयवी कण हमारा कोनों के साथ साथ, जैसे ये कोना है तो इन कोनों पर भी पाया जाए, यहां सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, और इन कोनों के साथ साथ अवयवी कण कहां होना चाहिए, सभी फलकों पे। जैसे ये सामने वाली फलक पे सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा, यहां पे एक अवयवी कण हमारा पाया जा रहा है। ये साइड वाले पे यहां पे पाया जा रहा है बिल्कुल केंद्र में। ये ऊपर वाले पे देख लेते हैं तो यहां पे मान लीजिए पाया जा रहा है, इधर वाली पे देखेंगे तो यहां पाया जा रहा है, नीचे वाली में देखेंगे तो यहां पाया जा रहा है, और पीछे वाले का देखें तो मान लेते हैं कि यहां पाया जा रहा है। तो इस तरीके से सभी कोनों के साथ साथ जब अवयवी कण कहां पाए जा रहे हो, सभी के सभी फलकों के बिल्कुल केंद्र में पाए जा रहे हो, सभी फलक का बिल्कुल केंद्र। जैसे देखिए यहां से हम एक तिर्यक रेखा यहां तक ले आए और दूसरी वाली कहां खींच दे, यहां तक खींच दे, तो इसको जो सेंटर पॉइंट होगा हमारा बिल्कुल उस सेंटर पॉइंट में पाए जाएंगे। तब इनको हम क्या कह देंगे, इसे ऐसी एकक कोष्ठिका को कह देंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कह देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं, लास्ट देख लेते हैं क्या है, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एक घनीय एकक कोष्ठिका यहां बना देते हैं, उसको समझ लीजिए। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें अवयवी कण जो होते हैं किन्हीं 2 फलकों पे पाए जाते हैं। कोई भी 2 फलक, जैसे ये हमारा बन गया। तो इसमें अगर हम केवल और केवल कहां रख देते हैं, कोनों पर, कोनों पर केवल रख देंगे तो इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। जब इसके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे तो उसको क्या कह देंगे, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और जब हम इसको क्या करेंगे, इसकी सभी के सभी फलकों पे एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा तो उसको हम आप कह देंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और जब केवल किन्हीं 2 फलकों पे, जैसे देखिए ये एक सामने वाली फलक हो गई ऊपर वाली, एक कण यहां रख देते हैं और एक कण यहां रख देते हैं, तो किन्हीं 2 फलकों, आमने सामने की किन्हीं 2 फलकों पे अवयवी कण होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो है ऐसी घनीय एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कि आमने सामने की किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। हो गया होगा। ये तो एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों के आधार पर उनका प्रकार था। एकक कोष्ठिकाओं का प्रकार किसके आधार पर था, अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर। अब देख लेते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। किसी भी जालक में, क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये देख लेते हैं। एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार, कहां, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। क्रिस्टल जालक में
क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाओं के एकक कोष्ठिका के प्रकार। किसी भी क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हमारी 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, जिसमें हमारा पहला हो सकता है एकक कोष्ठिकाओं का जो हम आप विभेद करेंगे उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग करेंगे। और पैरामीटर आपको याद हो तो कल हमने बता दिया था कि अगर एक हमारा क्या हो, क्यूबिक सेल हो, घनीय एकक कोष्ठिका हो, तो उसके पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो इसकी भुजाएं हो सकती हैं, देख रहे हैं 3 भुजाएं। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं? यक्ष। इस भुजा को मान लेते हैं, ये जो सामने वाली है इसको, ऊपर वाली को y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो ये 3 हमारी भुजाएं हो गई। तो यहां पर 3 प्रकार के कोण भी हमारे बनेंगे। तो x और y के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, x और y के बीच के कोण को हम इसको क्या कह देंगे? अल्फा कोण कह देंगे। देखिए, हम इसको x y को यहां दिखा दे रहे हैं, इधर समझने का प्रयास कीजिए। ये x और y के जो बीच का कोण है, इसको कौन सा कोण कह देंगे भाई? क्योंकि ये भी आपका y होगा और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? x है ही, और ये क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो इस कोण को हम आप कह देते हैं अल्फा कोण। x और y के बीच के कोण को क्या कह देंगे? अल्फा कोण कह देंगे। और उसके साथ ही साथ देखिए, x और z के बीच के कोण को, x और z के बीच के कोण को, यानी इस कोण को, x और z के बीच के कोण को हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे बीटा कोण। x और z के बीच के कोण को बीटा कोण कह देंगे। और ये जो y और z के बीच का कोण है, मान लीजिए ये हमारा कौन सा होगा? ये z हो जाएगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, ये z वाली रेखा हो गई, ये जो रेखा हमारी चल रही है z वाली हो गई, इसको हम y रेखा बोल देंगे, y अक्ष पर है। तो इसके बीच का ये वाला जो कोण होगा, इस कोण को हम आप नाम दे देते हैं गामा कोण। तो ये हमारे पैरामीटर कहलाते हैं एकक कोष्ठिका के। इनको क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स। तो 2 प्रकार के हमारे पैरामीटर हो गए। एक तो इनकी विमाएं, जैसे ऐसे देखिए, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हाथ पड़ा वाला है, इसको हम क्या कह देंगे? यक्ष अक्ष पे है तो यक्ष बोल देंगे। ये जो खड़ा वाला हाथ है, इसको क्या कह देंगे? वाई अक्ष कह देंगे। और एक आप ऐसे तिरछा समझ लीजिए, मार्कर टाइप का ऐसे निकला हुआ है, ऐसे इस तरीके से। तो 3 अक्ष आपको दिखाई, 3 जो है आपको क्या होंगे? दिखाई देंगे। इसमें 3 रेखाएं इस प्रकार से, ऐसे एक सामने की तरफ निकल गया, ऐसे ऐसे करके। तो हम इसको, जो हमारा हाथ पड़ा हुआ है, ये वाला हाथ जिसकी फिंगर से मिला रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे? यक्ष अक्ष। इसको क्या कह देंगे? वाई, जो सीधा है, वर्टिकल। और ये जो उसके सामने बिल्कुल आपका मार्कर जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कह देंगे? जेड अक्ष बोल देंगे। तो इस तरीके से जब इन तीनों रेखाओं को हम मिलाएंगे तो ये 3D स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। और इनके बीच का जो कोण होगा, देखिए यक्ष और वाई के बीच का जो कोण होगा, उसको हम क्या कह देंगे? अल्फा कोण। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको अल्फा कोण कह देंगे। जबकि ये देखिए, यक्ष और किसके बीच का? यक्ष और जेड के बीच का, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल को हम क्या बोल देंगे? इसको कह देंगे बीटा कोण। जबकि इन दोनों के बीच का, यहां पे जो आपका एंगल बन रहा है, ये दोनों, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, इसको हम क्या कह देंगे भाई? इसको कह देंगे कि ये हमारा गामा एंगल है। पैरामीटर आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इन पैरामीटर्स के आधार पर हमारी एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स में अगर हम विभेद देखेंगे, इन पैरामीटर्स के डिफरेंस को समझेंगे, तो एकक कोष्ठिकाएं हमारी 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सा? क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होगा भाई? इसमें हमारा होता यह है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। कहने का मतलब इसकी जो सभी भुजाएं हैं, देखिए x, y और ये z, तीनों की लंबाई क्या होगी? x, y, z तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी।
और साथ ही साथ जो एंगल है अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू गामा। अल्फा इक्वल्स बीटा, और मतलब अल्फा कोण जो होगा यानी कि x और y के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा, x और z के बीच बनने वाले कोण के, और वो कोण किसके बराबर होगा, y और z के बीच बनने वाले कोण के बराबर होगा। और इन सभी कोणों का जो मान है वो 90 अंश होगा। सभी के सभी कोणों का मान क्या होगा, 90 अंश का होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इसका आकार कैसा हो जाएगा, एक मिनट वेट कीजिए भाई। तो इसको हम आप बना लेते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे हो जाएगा। मान लेते हैं ये हो गया, एक घन बना लेते हैं। घन क्या होता है, अरे या ऐसी जो है आकृति, ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसी डिब्बे की आकृति, एक डिब्बा ले लीजिए छोटा सा, जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और उसके जो सारे के सारे एंगल हैं, सभी एंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री के हो, सभी के सभी कोण कैसे हो, 90 अंश के हो। मान लीजिए कि ये सारी भुजाएं आपकी, एक मिनट वेट करिए। चलिए कुछ एक निश्चित लंबाई ले लेते हैं, यहां पे समझिए एकदम आसानी से। कि जब सभी की सभी हमको बराबर दिखाना है तो एक निश्चित माप ले लेते हैं। जब एक निश्चित माप लेकर के हम आप चलेंगे तो कभी भी फिगर जो है गड़बड़ नहीं होगा। नहीं बन रहा भाई, टाइम लग जाएगा, और इतना समय आपके पास ना तो आपके पास है और ना ही हमारे पास, तो हम बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। सिंपल सा समझिए कि सभी भुजाएं क्या होंगी हमारी, सभी की सभी भुजाएं लगभग बराबर होंगी। यहां से बना देते हैं इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम इसी से। सारी भुजाओं को आप समझ लीजिए कैसी हैं, सारी की सारी भुजाएं हमारी इक्वल हैं। शोर ना मचाइए, शांति से बैठ जाइए। ऐसे अगर ये देखिए, तो अब ये हमारा कौन सा अक्ष हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, और ये वाला हमारा जो ऊपर की तरफ गया इसको क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे। ये पीछे की तरफ निकल गया इसको क्या कह देंगे, जेड कह देंगे। तो ये हमारा एक प्रकार की क्या बन गई, एकक कोष्ठिका। अब इसमें सभी की लंबाई क्या है, सबकी लंबाई एकदम बराबर है। और उसके बाद देखेंगे तो ये जो एंगल है, देखिए यहाँ पे ये वाले एंगल को हम आप बोलेंगे अल्फा एंगल, और उसके बाद भैया ये देखिए सबका नाम दे देते हैं तब आसान रहेगा। ये वाई हो गया, और ये क्या सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा ऊपर वाला यक्स हो जाएगा, ये वाला जो है यक्स हो जाएगा। तो यक्स, अब देखिए यहाँ पे वाई और जेड है, तो वाई और जेड, और ये वाली रेखा हमारी यक्स हाई है, तो इस वाई और जेड के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहेंगे, गामा एंगल कह देंगे। वाई और जेड के बीच के एंगल को गामा एंगल, जबकि जेड और यक्स के बीच के एंगल को क्या कह देंगे, बीटा एंगल कह देंगे। क्लियर है? अब देखिए ये सारे के सारे एंगल हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री, और सभी भुजाएं हमारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। जब सभी की सभी भुजाएं हमारी लंबाई में बराबर हो, यानी कि
एक्स वाई और जेड, और सभी के सभी एंगल हमारे कितने हो 90 अंश का हो, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम क्या कह देंगे, ऐसी एकक कोष्ठिका को कहेंगे कि ये हमारी एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कौन सा होगा भाई, सेकंड हमारा हो जाता है चतुष्कोणीय या द्विसम लंबाक्ष। दूसरा कौन सा है, चतुष्कोणीय या द्विसम लंबाक्ष। दूसरा आ जाएगा चतुष्कोणीय या द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करें, विच्छेद करके समझें, तो दो लंबाइयां समान, कहने से बिल्कुल एकदम साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर हमको ये क्या बता रहा है कि हमारी ये जो लेंथ है, जो लंबाइयां हैं, इनमें से कोई दो कैसी होंगी, उनकी लंबाइयां, कोई दो लंबाइयां समान होंगी। तो कोई भी दो, तो कौन कौन सी लंबाई हम समान ले लेंगे भाई, हम या तो जो है x और z को समान ले लें, या फिर x y को समान ले लें, z को डिफरेंशिएट कर दें, या फिर जो है y z को समान ले लें और x को डिफरेंशिएट कर दें। तो इस तरीके की एकक कोष्ठिका को हम क्या कह देंगे, इस तरीके के एकक कोष्ठिका को हम सीधे सीधे कह देंगे कि भैया ये हमारी द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका होगी। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमको क्या मिलेगा, x इज ऑलवेज इक्वल टू y बट नॉट इक्वल टू z। x और y की लंबाई क्या हो, हमारी बराबर हो, लेकिन z कैसा हो, z की लंबाई या तो x y से ज्यादा हो या फिर x y से कम होनी चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, द्विसम लंबाक्ष कहेंगे। लेकिन एंगल जो होगा वो तीनों का एंगल हमारा इक्वल रहेगा, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे, और कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के एंगल हमारे बनेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहीं भी आपको मान लीजिए रफ्तार थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही हो कि नहीं, आप रफ्तार में ज्यादा चल रहे हैं, तब भी आप बताइएगा। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले क्लास 12 केमिस्ट्री के सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर कैसा होगा भाई, इसमें हमको क्या करना है, दो लंबाइयों को समान रखना है, दो लंबाइयां हमको क्या करनी है, समान रखनी है। तो ये देखिए, ये हमारा कौन सा अक्ष हो जाएगा, x अक्ष, ये हो जाएगा जो है y अक्ष, इसको भी 10 ले लेते हैं। ये दोनों को हम क्या कर लिए, समान। थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आ रहा है, एक मिनट जरा। ये देखिए x और y को हमने इक्वल ले लिया है, लेकिन z को जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं। z को क्या करें, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो z को हम जो है 5 ही रखते हैं, या हाँ 5 कर देते हैं, थोड़ा सा चलिए बढ़ा देते हैं, इसको 11-12 कर देते हैं, z को 11-12 कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि हमको जो है ये एक मिनट भाई, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बहुत परेशान ना होइए, दिखेगा। कितना पढ़ना है ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसके लिए बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, एकदम आसानी से एक एक पॉइंट समझते रहिए, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद
आगे दोबारा इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप लोगों का रुझान देख के लगता है कि आप लोग क्लास में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी पूरी की पूरी क्लास की लाइव वीडियोस मिले, आप लाइव क्लास अटेंड कर सके, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है चैनल पे सब्सक्राइबर्स की, व्यूज की, लाइक एंड शेयर की, आप वो करते रहिए। और जिस दिन हम उसके एबल हो जाएंगे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। देखिए अब यहां पे समझिए, ये जो हमारी एक कोष्ठिका, देखिए ये हो गई x, ये हो गई y, और इसको क्या कह देंगे z, ये सामने की तरफ निकल आई। तो हमारी दो लंबाइयां बिल्कुल समान हैं, सारे के सारे हमारे एंगल समान हैं, लेकिन एक लंबाई हमारी थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे बाजार गए होंगे तो हमने आपने देखा होगा कि देखिए वहां पे क्या होता है, बाजार जाते हैं, वहां पे शूज वगैरह आपने लिया होगा, या फिर आप जो है स्लीपर खरीदते हैं। जनरली जो स्लीपर खरीदते हैं ना, स्लीपर का डिब्बा देखिए एकदम लंबा सा इतना बड़ा आपको मिलता है। तो उस स्लीपर के डिब्बे का आप जो साइड वाला हिस्सा देखेंगे तो साइड वाला हिस्सा एक बराबर होता है, उसकी लंबाई भी और ऊंचाई दोनों, उसका जो क्षैतिज लंबाई है और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर होती है। लेकिन जो उसकी तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा ज्यादा लंबी होती है, तो वो किस रूप में होता है, वो द्विसम लंबाक्ष के नियम को फॉलो करता है, और उसका आकार कैसा होता है, द्विसम लंबाक्ष होता है। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे जो अन्य हमारी एकक कोशिकाएं हैं, वो भी किसके आधार भाई, क्रिस्टल जालक में एकक कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं क्रिस्टल जालक में, तो उनमें हम आप दो देख चुके हैं। पहला होता है घनीय एकक कोशिका और दूसरा होता है चतुष्कोणीय या द्विसम लंबाक्ष एकक कोशिका। तो इनके बारे में अब बाकी की जो हमारी 5 एकक कोशिकाएं बची हुई हैं उनके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल पर अपने मित्रों को के सहयोग से चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।